हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनपीसी ऑनलाइन क्लासेस। एनपीसी के आपके अपने प्यारे से चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। अब मैं आज का अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो जैसे अपन देख रहे हैं तो लास्ट जो अपना लेक्चर था, लास्ट जो अपना वीडियो है, उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, इन सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने एडिटिविटी, इनवेरियंस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन जिसमें से कई बार छोटे क्वेश्चन के रूप में अपने से क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं, जिसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी टाइप के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया है। आज इससे और थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, आपने ये भी पढ़ा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल। और पॉजिटिव नेगेटिव है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से हमने कहा था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जो अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, ये इनका कितना अट्रैक्शन लगेगा, कितना रिपल्सन लगेगा, इस अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में अपन बात करें, कितना ये लगेगा। इसके लिए बहुत समय पहले इस कूलम ने एक लॉ डिफाइन किया जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस लॉ से थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज भी रखता है। इस लॉ के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक होगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ है, ये अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? कूलम्स लॉ अपने को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि कोई भी टू चार्जेस हैं, वेदर इट इज लाइक और अनलाइक, इनके बीच जो फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो कितना होगा, वो बताने के लिए कूलम ने एक लॉ दिया है। आज इस लॉ के बारे में अपन बात करें तो यहां से अपन कहेंगे, इफ वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, वन इज Q1 एंड सेकेंड इज Q2। अब इनका जो साइन है, जैसे मैं यूं कहूं ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, बोथ मे बी लाइक चार्जेस और बोथ में भी अनलाइक चार्जेस। सेम नेचर के भी हो सकते हैं और अपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं। अगर सेम नेचर है तो रिपल्सन हो जाएगा और अपोजिट नेचर है तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। ठीक है। अब यहां से ये जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। ठीक है। कूलम ने कहा कि इनके बीच जो फोर्स अप्लाई होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये डिपेंड करता है Q1 एंड Q2, इन दोनों के प्रोडक्ट पर ये डिपेंड करता है। ठीक है। यानी अपन कह दें ये जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। अब ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है ये? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब टू चार्जेस के लिए भी छोटी सी कंडीशन है जिसको मैं पहले से ही डिफाइन करता हुआ चलूं। दोनों के दोनों जो चार्ज हैं ये क्या होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। बोथ चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्ज। दूसरा, पॉइंट के साथ में दोनों रेस्ट में होने चाहिए, स्टैटिक होने चाहिए। स्टैटिक क्यों होने चाहिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपसे बात की थी इस बारे में। इफ चार्ज इज इन रेस्ट इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ चार्ज इज इन मोशन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ, ये दोनों प्रोड्यूस करने लग जाएगा। और ये जो अपने पास में लो है, ये किसके लिए है अपने पास में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है तो हम कहेंगे इसमें चार्जेस ओनली रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए, मोशन में नहीं होने चाहिए। तो अपन कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, और टू जो चार्जेस हैं वो भी कैसे, स्टैटिक चार्जेस, is directly proportional to product of their charge and inversely proportional to square of distance between them। ये जो दो बातें हैं ये कूलम ने डिफाइन करके बताई। तो हम कहेंगे अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, या फिर अपन कह दें इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट एंड स्टैटिक चार्ज is directly proportional to product of their charge and inversely proportional to square of distance। जब हम इन दोनों बातों को साथ में लेकर के चलें
तो यहाँ से देखना दोनों को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन अपन यहाँ से रिमूव करें तो अपन यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखते हैं K, तो इधर से लिख देंगे अपन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस कांस्टेंट से रिलेटेड अपन बात करें, ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसको अपन कूलम्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ऐसा अपन कह सकते हैं। मैंने इसकी वैल्यू के लिए कहा कि वैक्यूम में इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। वैक्यूम कहा मतलब मीडियम आने पर इस के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। के यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होने का मतलब है ये चेंज होगा, और ये चेंज कब होगा, या तो अपन यूनिट सिस्टम को चेंज कर दें या फिर मोस्टली मीडियम को अपन चेंज कर दें। अब अपन देखते हैं ये मीडियम पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, तो अपन कहेंगे वैल्यू ऑफ के इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट ये अपने पास में एक नई बात निकल करके आई है। एप्सिलॉन नॉट को अपन कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या कहेंगे अपन इसको, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या हिंदी में कहें तो निर्वात की विद्युतशीलता। अब विद्युतशीलता के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं पहले, उसके बाद अपन वीडियो को आगे लेकर चलें। तो देखो विद्युतशीलता अपन कहेंगे अपने पास में कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज +2 पहले हम कह दें यहाँ कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है जिसकी वैल्यू अपन कह दें 10 न्यूटन पर कूलम। अब जैसे ही बीच में ये मैंने कोई भी एक मीडियम रख दिया है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया है, इस मीडियम में अपने पास में बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे, और जैसे लास्ट में हमने पढ़ा एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल, मतलब जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो प्लस इसके माइनस को, और इधर वाला जो माइनस है वो इसके प्लस को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने पर ये थोड़ा सा खिसक करके यूं हो जाएगा, यहाँ से जैसे अपन बात करें इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हल्का सा चेंज होगा, और चेंज होने पर इधर तो माइनस और इधर प्लस। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम्स की स्ट्रक्चर ऐसी होने से हम कहेंगे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। एग्जांपल मैं कहूँ लाइक 2 न्यूटन पर कूलम, इतना मैग्नेटिक, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज 2 प्लेट्स, पहले कितना है ये 10, अपोजिट डायरेक्शन में कितना है 2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो गया 10 - 2, मतलब 8 न्यूटन पर कूलम, इतना ही हो गया है। अगर ये बीच में जो मीडियम हमने रखा है, मीडियम नहीं प्रेजेंट होता तो क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10, क्या ये चेंज होती, क्या इस वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। मतलब मीडियम बीच में आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह दें या फील्ड लाइंस आप कह दें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड लाइंस को इफेक्ट करता है। ये कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना इफेक्ट करता है उस इफेक्ट को ही अपन क्या कहते हैं, परमिटिविटी। समझ गए? वैक्यूम जितना इफेक्ट करेगा उसको अपन बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मीडियम जितना इफेक्ट करेगा उसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, अब ये जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की आप बात कर रहे हैं, इसे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू की अपन बात करें, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, इसकी वैल्यू अपने पास में है 8.854 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास कई सारे मीडियम हैं। मीडियम अपन कहें जैसे हमने वाटर ले लिया, कोई ऑयल ले लिया है, कुछ भी अलग अलग मीडियम हम ले लें, कोई मेटल हम ले लें, तो हर बार हम अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू दिमाग में नहीं रखेंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा टर्म यहाँ से और पढ़ेंगे, जिस टर्म को अपन बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी देखो किसको कहते हैं अपन, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन अपन कहेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस भी मीडियम की आप बात कर रहे हो उस मीडियम की अपने को परमिटिविटी लिख देनी है।
फिर एप्सिलॉन नोट अपन किसको कहेंगे? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यहां से अपन कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसका एक और भी नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके नाम ये भी अपन लिख सकते हैं, या तो अपन कहते रिलेटिव परमिटिविटी, नहीं तो अपन कहते डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ऐसा यूनिट, इस यूनिट को अपन लिखें तो हमने देखा ऊपर भी कौन है? परमिटिविटी। नीचे भी कौन है? परमिटिविटी। सेम क्वांटिटीज का रेशियो है तो हम कहेंगे इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ये कैसी क्वांटिटी है? ये है यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो हम कह देंगे परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है। अब अपने को जब भी कहीं लिखना है तो अपन इसी फॉर्मूले को यूं भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इसे हम मीडियम की परमिटिविटी के फॉर्म में किसी भी फॉर्मूले में अप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात भी ठीक है। फिर इसके बाद में और अपन थोड़ा सा आगे चलें। अपने को जैसे क्वेश्चन आते हैं अपने एनसीईआरटी में देख लो या नीट वगैरह में आते हैं, मोस्टली अपने को 3, 4, 5 इतने ही मीडियम हैं जिनके लिए रिलेटिव परमिटिविटी दिमाग में रखने की जरूरत है, जिनमें से मैं कह देता हूं एप्सिलॉन आर फॉर वैक्यूम। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर कितना है? एप्सिलॉन आर सिंपल, वैक्यूम अपॉन वैक्यूम, दोनों कैंसिल आउट होंगे तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर कितना आएगा? 1। एयर, एयर के लिए वैसे वैल्यू 1 से थोड़ी सी ग्रेटर अपन कह सकते हैं, 1.00054 ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इसको ऑलमोस्ट अपन कितना ले लेते हैं? 1 ही ले लेते हैं। एक प्योर वाटर की अपन बात करें, प्योर वाटर के लिए इसकी वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू अपन कह सकते हैं 80। एक अपन बात करते हैं ये मीडियम, मीडियम भी कौन सा हो? मेटल और कंडक्टर। मेटल और कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ये थोड़ा सा अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है। अब यहां जैसे हमने अभी कूलम्स लॉ की बात की है, कूलम्स लॉ के लिए हमने कहा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसी को जैसे मैं थोड़ा सा और आगे लेकर के बढ़ता हूं, एक तो अपन वैक्यूम प्रेजेंट है और दूसरा अपने पास में मीडियम प्रेजेंट है। तो देखना यहां से, इफ वैक्यूम इज प्रेजेंट FV 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K की वैल्यू हमने पुट की, इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसी अपन वैल्यू लिखते हैं। जैसे ये मैंने कह दिया, ये अपने पास में 2 चार्जेस है Q1 Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। ठीक है। अब इसके बाद जब मीडियम प्रेजेंट कर दिया जाए, मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखोगे? जो भी मीडियम आए उस मीडियम के लिए परमिटिविटी लिखनी है। ये लो मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन, चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। कोई चेंज लाए क्या? कोई चेंज नहीं लाए। नहीं लाए तो सीधा कितना लिख देना है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी जैसे हम कह रहे थे एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू हम यहां पुट करें तो F मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर और थोड़ा सा जैसे अपन आगे चले इसमें, यहां से अपन कह दें F मीडियम, मैं 1/एप्सिलॉन आर इसको एक बार यहां से बाहर ले आऊं क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहां जो ब्रैकेट है दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है तो फर्स्ट से इसकी वैल्यू कितनी लिखते हैं? FV, F वैक्यूम, देखना F मीडियम इक्वल्स टू आप लिखेंगे F वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन R। अब सोचने वाली बात यह है, एप्सिलॉन R की मिनिमम वैल्यू किसके लिए है? वैक्यूम के लिए। कितना? 1।
वैक्यूम के अलावा आप कोई भी एक मीडियम लेंगे, सबके लिए एप्सिलॉन आर कितना है, ग्रेटर देन 1। और जब एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 है तो हम कहेंगे एफ मीडियम इज ऑलवेज लेस देन एफ वैक्यूम। अगर वैक्यूम की बात करो तो ये इक्वल हो सकते हैं, अगर मीडियम प्रेजेंट है तो फोर्स हमेशा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अपने पास में कोई भी टू चार्जेस हैं, उनके बीच मैक्सिमम फोर्स कब होगा, मैक्सिमम फोर्स तब होगा जब उनके बीच क्या हो, वैक्यूम। आप कोई भी मीडियम प्रेजेंट करेंगे, मीडियम प्रेजेंट करने पर हम देखेंगे कि फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब मैं लास्ट में यूं कह दूं, इफ मीडियम इज कंडक्टर और मीडियम इज मेटल, मेटल के लिए आपने पढ़ा एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू कितना, इनफाइनाइट। ये वैल्यू इधर पुट कर रहे हैं अपन, तो एफ मीडियम कितना होगा, एफ वैक्यूम अपॉन इनफाइनाइट, मींस कितना बनेगा, 0। तो ध्यान रखना है, कोई भी टू चार्जेस हैं उनके बिटवीन अगर मेटल आपने प्रेजेंट कर दी, मेटल प्रेजेंट करते ही फोर्स बिकम्स 0। दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे थे वो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आई। तो यहां से पहले हमने बात की कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हमने कहा, कूलम्स लॉ अपने को किस चीज के बारे में जानकारी दे रहा है, कूलम्स लॉ अपने को बता रहा है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, वेदर इट इज रिपल्सन एंड मे बी अट्रैक्शन। इससे लेना देना अपने को है नहीं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की जानकारी दे रहा है। इसके लिए हमने कहा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात मैं यहीं से बता दूं, कोई भी अपने पास में लो है जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो, ये कंडीशन मीन्स एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, उन सभी लॉज को अपन क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लो। क्या बोलेंगे, इनवर्स स्क्वायर लो। जैसे मैं पहले से भी थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाऊं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें भी एक बात ऐसे ही आती है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज आल्सो इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड दिस आल्सो कूलम्स लॉ आल्सो ए इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अब इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी कंपटीशन के हिसाब से अपन देखें किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, उन क्वेश्चन के टाइप्स के बारे में अपन बात करते हैं। देखना, सबसे पहले अपन एक टाइप की बात करते हैं, यहां से अपने पास में टू चार्जेस की वैल्यू गिवन हो, मैं कह दूं वन इज 1 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड इज 2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 सेंटीमीटर, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन देम और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। तो F इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला अपना K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये मैंने क्यों लिखा वैक्यूम के लिए, क्योंकि जब तक अपने को ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इनके बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट है या नहीं है, तब तक अपने को क्या लेना है, इसको वैक्यूम। 1 कूलम, तो यहां से लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -6। 1 माइक्रोकूलम गिवन है तो -6। 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ आर इज 3 सेंटीमीटर। और यहां ध्यान रखना है सब कुछ किस में पुट करना है अपने को, एसआई यूनिट। सेंटीमीटर क्या ये एसआई यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है, और ऐसा यूनिट नहीं है तो बच्चों इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए। आपने पढ़ा है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो देखिए सेंटी मतलब क्या, 10 टू द पावर -2। तो यहां लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर -2 स्क्वायर। तो लिख देंगे इधर से 9 इंटू 2 पावर्स, देखिए आप कितनी पावर्स हैं, +9 -6 तो कितना हो गया, 10 टू द पावर -3 अपॉन 3 इंटू 3 9, 10 टू द पावर -4, 9 कैंसिल, 2 इंटू 10 टू द पावर 1 और 20 न्यूटन। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक और टाइप के क्वेश्चन मैं बताता हूं, अपने को यूं हो, गिवन है अपने को क्या क्या गिवन है, अपने को कह दिया जाए फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम इज 100। फिर कह दिया जाए इफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज प्रेजेंट बिटवीन देम, नाउ कैलकुलेट फोर्स। देन सीधा ही अपने को लिखना है Fe अपॉन एप्सिलॉन आर।
ये गिवन है 100, ये 5 कितना लिख देंगे 20 न्यूटन। मीन्स वैक्यूम में अपने को गिवन हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने को पता हो, अपन एफ मीडियम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड, अपने को एफ वैक्यूम एफ मीडियम दोनों पता हो, जैसे force between two charges in vacuum is 20 Newton and in medium it's become 5 Newton. Calculate dielectric constant of given medium. अब साइलन आर इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, तो इधर से लिखेंगे अपन 20 अपॉन 5 मीन्स 4। अब साइलन आर यूनिटलेस, तो ध्यान रखना है कोई भी यूनिट अपने को नहीं लिखना है। तो ये हमने कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ से रिलेटेड मीडियम का इस पर क्या इफेक्ट होना है ये हमने पढ़ा। मीडियम के इफेक्ट के बाद किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आप कर सकते हैं ये हमने पढ़ा। अब वीडियो समाप्त करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और बता करके समाप्त करूंगा। जैसे हमने कहा कि कूलम्स लॉ के लिए स्टैटिक चार्ज होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, हमने रीजन भी देखा। इसके अलावा अगर अपने पास में वी हैव टू प्रोटॉन्स और इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको हम लेस करते करते फर्मी की रेंज में ले आए। फर्मी समझते हो, 10 टू द पावर -15 मीटर। अगर सेपरेशन डिस्टेंस इतना कम है तो आपने पढ़ रखा है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की रेंज क्या होती है, फर्मी, 10 टू द पावर -15 मीटर। यानी जैसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन पास में आ गए तो इनके बीच की जो रेंज है वो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आ गई। तो इधर ये जो फोर्स लग रहा है कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना बंद और न्यूक्लियर फोर्स लगना स्टार्ट। तो कूलम्स लॉ में अगर अपन लिमिटेशन की बात करें तो हम कहेंगे बोथ चार्जेस शुड बी इन रेस्ट एंड सेकंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज शुड बी मोर देन 10 टू द पावर -15 मीटर। यानी न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आ जाएगा तो वहां पर ओनली क्या लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स, ये फोर्स लगना बंद हो जाएगा। ये हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा है और इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस हमने देखे हैं। ठीक है, थैंक यू। देखते रहिए आपका अपना प्यारा सा चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। थैंक यू।